शारदा, चलो आइसक्रीम खाएं। ओह नो, डुएट आइसक्रीम खाएंगे। बेशर्म हो गई है कि मैं क्या करें आप? यहाँ सब लोगों के साथ। लेकिन इतनी बेशर्मी। चलो शारदा, इधर आओ। जी भैया। कहाँ से आ रही हो? कॉलेज से। तेरा कॉलेज रात तक खुला रहता है? वो क्या है भैया, आजकल स्पेशल क्लासेस चल रही है ना। बकवास मत करो, बोल कहाँ से आ रही है तू? सीधी तरह बोल कहाँ से आ रही है, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। शारदा, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम बीच में मत आओ, छोड़ो मुझे। शारदा तू जा, यहाँ से माजी ने बुलाया। अगर तू यहाँ से हिली तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। शारदा, माजी ने बुलाया। शारदा तू जा। शारदा जाना। मधु, आप शोर मचा मचा कर पूरे घर को यहाँ इकट्ठा करना चाहते हैं, सारे मोहल्ले को सुनाना चाहते हैं क्या? ये बातें सुनकर माजी और पिताजी को तकलीफ नहीं होगी? धीरज से काम लीजिए, आराम से बैठ के सोचिए। उसे डांटने या मारने से बात हल हो जाएगी क्या? बड़ों की बड़ाई इसी में है कि छोटों की गलतियों को दरगुजर कर दे, तभी छोटों पे बड़ों का रोब रहता है। वो हमारी नाक कटवा रही है और तुम चाहती हो मैं चुप बैठा देखता रहूं। आखिर हुआ क्या? यही ना कि वो एक लड़के के साथ घूम रही थी। तुम इसे मामूली बात समझती हो? दुनिया इतनी गंदगी उछालेगी कि हम लोगों के लिए डूब मरने की बात हो गई। आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं आपसे? उस दिन मुझे नौकरी दिलवाने के लिए आप खुद एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आए थे और आपने ही भरा था। फिर इंटरव्यू वाले दिन घंटा भर धूप में मेरा इंतजार करते रहे और फिर अपने स्कूटर पे घर तक छोड़ा था। उस वक्त किसी ने कुछ कहा था क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। हम लोगों की बात कुछ और थी। कैसे कुछ और थी? हम एक दूसरे को पसंद करते थे, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हो सकता है शारदा भी शादी करना चाहती हो। आप उसकी शादी करवा दीजिए ना। शादी करवा दीजिए ना। शारदा चाहती है, क्या वो लड़का चाहता है? उसका बाप चाहता है? लेकिन उसके लिए पूछ सकते ना, कौन सा पहाड़ तोड़ने वाली बात है? वो लड़का श्याम जीजा जी का दोस्त है, उनसे सलाह मशवरा करके लड़के से भी बात कर लीजिए, लड़के के पिताजी से भी। जब तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। मैं बिजनेसमैन हूं, लड़के की तालीम पर मैंने 20,000 रुपया खर्च किया है, उसका सूद बनता है 10,000, यानी कुल मिला के 30,000 रुपए। तुम लोग विकी के दोस्त हो इसलिए सूद छोड़ दिया, लेकिन असल तो मिलना चाहिए। तुम्हें दहेज में 20,000 रुपए जरूर देने पड़ेंगे। माँ, इतने बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ना हमारे बस का रोग नहीं है। हाँ, मेरा ब्याह तो एक रोग है। मैं तो कहती हूँ मेरी सारी जिंदगी एक रोग है। कहीं से मुझे थोड़ा सा जहर ला दीजिए। ये रोग भी खत्म हो जाएगा और आप सब लोग सुखी। शारदा बक रही है शारदा? हाँ, मैं तो बक रही हूँ। तुम तो भैया का ही साथ दोगी, क्योंकि भैया ने तुम्हें अच्छा पति जो ले दिया है, एमए वाला। तुम ही भैया की बहन हो, मैं कौन होती हूँ? बड़ी शान से कहा करते थे, जब तक मैं अपनी बहनों का ब्याह नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। और मुझे कहा करते थे, शारदा तुम्हारी शादी तो किसी कलेक्टर के साथ कराऊंगा। आखिर हुआ क्या? कहीं से वो दिखाई दे गई, उसने ऐसा जादू डाला कि बस अपनी शादी करके आंखें मूंद कर बैठ गए। मैं इसी दिन को रोती थी, मगर तुम बाप बेटे ने मेरी एक भी नहीं मानी। मेरा भाई भी बड़े रिश्ते लाया था, लड़कियों वाले 25 क्या 50,000 देने के लिए तैयार थे, मगर उस समय तुम्हारी समझ पर पत्थर पड़े थे, पत्थर। शादी भी की तो ऐसी लड़की से जो 1 खोटा रुपया न ला सकी। अब बैठे भजन गा रहे हैं, बहन के दहेज के लिए रुपया कहाँ से लाऊं, रुपया कहाँ से लाऊं। अब बाप बेटे मिलकर ढोलकी बजाओ, ढोलकी। तुम्हारा मतलब है माँ कि मैं शारदा के दहेज का बंदोबस्त इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने मधु से शादी की है? मैं किसी से भी शादी करता, मैं इतना कमीना नहीं हूं कि उन लोगों से शादी के लिए रिश्वत लेता। तुम लोग शारदा की शादी के बाद मुझ पर छोड़ दो। मैं शारदा का दुश्मन नहीं, बड़ा भाई हूं। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लग जाएगा, लेकिन मैं इसके लिए जो भी लड़का चुनूंगा अच्छा चुनूंगा और अपनी हैसियत के मुताबिक शादी ठीक से करूंगा। मेरी शादी विक्की से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शारदा, ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही है तू? ये सब मिलकर मुझे अंधे कुएं में धक्का देना चाहते हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही अपनी जान दे लूं। शारदा, तेरा ब्याह विकी से ही होगा। तू दहेज की फिक्र मत कर, इसका जिम्मा मैं लेती हूँ। हाँ भी। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम सब मिलकर मेरी जान ले लो, सबके दिल में ठंडक पड़ जाएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? फिर और क्या कहूँ मैं? शांति से काम दीजिए, मेरी बात सुनिए। मेरे कान पक गए सुन सुन के। घर चलाने के लिए
सबको सुखी रखने के लिए, सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है मुझे, क्या क्या जिल्लतें नहीं सहनी पड़ती है मुझे। कभी किसी को जरा सा भी ख्याल है? वो कहती है वो मर जाएगी, तुम कहती हो तुम जान दे दोगी। अगर सारा खानदान ही मरने पे तुला है तो मेरे जिंदा रहने की क्या जरूरत है? जब आंधी आती है तो पेड़ के फल फूल और पत्ते गिर जाते हैं, शाखें डर से कांपने लगती हैं, लेकिन पेड़ डट के आंधी का मुकाबला करता है, अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। अगर पेड़ भी उन कमजोर शाखों की तरह कांपने लगे तो अपनी जगह से गिर जाता है। घर का सारा बोझ आप पर है, आप ही वो पेड़ हैं जो कमजोर शाखों को अपने कंधे पे उठाए हुए हैं। अगर आप घबरा जाएंगे तो उन सबका क्या होगा? जब शाखें ही पेड़ को तमाचे मारने लगे तो पेड़ क्या करेगा? पेड़ वो भी सह लेता है क्योंकि वो पेड़ है, अपनापन कभी नहीं छोड़ता। ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती मधु, जरा इतना भी तो सोचो तुम। 20,000 रुपए चाहिए दहेज के लिए, कम से कम 10-15 हजार रुपए चाहिए शादी पर। इतना रुपया आएगा कहां से? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इतना पैसा आएगा कहां से? ऐसा क्यों नहीं सोचते पैसा आएगा कैसे नहीं? कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। आप कमाते हैं, मैं कमाती हूँ, फिर मेरा अपना घर है, उसे गिरवी रख के 15-20 हजार रुपए मिल सकता है। कुछ रुपया आप दोस्तों से उधार ले सकते हैं, कुछ रकम मैं इकट्ठी कर सकती हूँ, फिर भी कम पड़े तो आपका स्कूटर गिरवी रख सकते हैं। इतना कर्ज हम चुकाएंगे कैसे? जैसे जैसे जिम्मेदारियां कम होती जाएंगी कर्ज चुकाते जाएंगे। उसके लिए बहुत वक्त है हमारे पास, लेकिन इस वक्त शारदा की सारी जिंदगी का सवाल है, उसकी खुशी का सवाल है। उसके लिए अगर थोड़ी सी तकलीफ सहनी पड़ी तो हम सह लेंगे। अरे यार रामनाथ, माफ करना प्यारे, कल मैं आ नहीं सका। नहीं नहीं कोई बात नहीं। बधाई तो ले ले, सुना बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की। हाँ मगर 30,000 रुपए खर्च हो गए। अरे हो गए तो क्या हुआ यार, 50 लाख वाला बेनवी तो मिल गया। हाँ कम से कम मेरी बहन तो सुखी रहेगी। तेरा मतलब तू बहुत दुखी है? ये तेरी गंदी आदत है, हर वक्त गरीबी का रोना रोता है। और क्या करूं यार, हाथ पल्ले ठन ठन गोपाल। अरे चल हट, तू कमाता है, तेरी बीवी कमाती है। हाँ हाँ बीवी कमाती जरूर है, मगर मैं उसकी कमाई में से एक पैसा भी नहीं लेता। क्यों भाई? उसकी तनख्वाह उसके मैके जाती है। सच? तो क्या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे कमाल है, आज पहली बार हमने एक पत्नी बता पति देखा है तो पत्नी की तनख्वाह को हाथ नहीं लगाता। मुबारक हो पति जी, आपका तो भगवान ही मालिक है। बादशाह हो गए, अपने तो हो गए, गिनो। फिर गया फुलान। फुलान 2 रुपए और पहले के 9 रुपए 40 पैसे। अरे आ जाएंगे, अरे कैसे आ जाएंगे भाई, तुम जीतते हो तो नगद मांगते हो और हम जीते तो उधार करते हो। भैया महीने का आखिर है ना। हाँ, अरे तुम्हें आखिर और शुरू से क्या, तुम्हारा तो बेटा भी कमाता है, बहू भी कमाती है। अपना तो ये हिसाब है, खाने चने डिकार बादाम के। क्यों क्यों भाभी? अरे भैया तुमसे क्या छिपाऊं, इस घर का खर्च सिर्फ राम की तनख्वाह पर चलता है। और बहू? बहू? अरे वो तो महारानी है, महारानी। इस घर में बहू बनकर नहीं आई, मेहमान बनकर आई है। खाना पीना कपड़ा लत्ता सब यहाँ से, और वो जो कमाती है अपनी माँ को दे आती है। अच्छा, मैं यही सोचता था कि राम की शादी में दहेज इसलिए नहीं दिया क्योंकि बहू कमाती है और वो हर महीने की तनख्वाह तुम्हारे हाथ में रखेगी। सोचा तो यही था इस महापुरुष ने, हजारों और लाखों की बात करते थे। सोचा तो मैंने भी था, लेकिन राम ने उसे इजाजत दे दी। अब मैं राम को डांटूं? दूध पीता बच्चा तो है नहीं, हमारा अन्नदाता तो वही है। देखो भैया, महीने की 20 तक अन्नदाता पे घर चलता है, उसके बाद दाता की मेहरबानी पर घर का इतना किराया देना पड़ता है और खाने वाले इतने लोग। उधर बहू के घर में एक वो बुढ़िया है और वो 2 छोटे छोटे बच्चे। मैंने ये सुना है भैया, वो बुढ़िया है ना, ब्याज पे रुपया देती है। यहाँ कितनी मुसीबतें हैं, कितनी तकलीफें हैं, इसकी चिंता तो बहू को है ही नहीं। बस उधर से सिर्फ एक ही फिक्र रहती है कि कब तनख्वाह मिले और वो ले जाके अपनी माँ के हाथ में रखे। रामनाथ को किसी तरह समझाना चाहिए, औरत तो मोम की नाक है, जिस तरफ मोड़ो मुड़ जाती है, सिर्फ मोड़ने वाला चाहिए। बहुत अच्छे।
क्या पानी में पत्थर फेंकने के लिए आप मुझे इतनी दूर लेकर आए हैं? मधु, मैंने पानी में कितने पत्थर फेंके, लेकिन उनमें से एक भी ऊपर नहीं आया। पत्थर पानी पे कैसे तैरेगा? कैसे तैरेगा? जानती हो क्यों? क्योंकि पत्थर का बोझ ज्यादा होता है। बोझ ज्यादा होने से हर चीज डूब जाती है। इन पत्थरों की तरह एक दिन हम भी डूब जाएंगे। भगवान न करे। हम पर ऐसा कौन सा बोझ है? अपने कर्जों का बोझ। आप चिंता क्यों करते हैं? कर्ज तो अदा हो जाएगा। मगर कैसे मधु? मुझे जो तनख्वाह मिलती है वो कर्जों का सूद चुकाने में निकल जाती है। तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे परिवार में खप जाती है। कर्जों की रकम वहीं की वहीं खड़ी है। तुम अगर मुझे गलत ना समझो तो एक बात कहूं। एक ही शहर में हमारे 2 घर हैं। तुम्हारे लोग अलग रहते हैं, मेरे लोग अलग रहते हैं। 2 चूल्हे चलते हैं, 2 घरों में खाना बनता है। इसमें कितना फजूल खर्च होता है। अगर हमारे परिवार एक होकर एक साथ रह सके, इसमें हमारी कुछ बचत हो सकती है। तुम अपना घर भी किराए पर दे सकती हो, जिससे हमें 150-200 रुपया महीना किराया मिल सकता है। इस तरह हम कुछ बचा सकते हैं। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आप जो कह रहे हैं ठीक ही तो है। मैं आज ही माँ से बात करती हूँ। क्या हुआ बहन जी? अरे बहन, आ गए, बड़ा अच्छा किया। सुना तुमने? ये मुझे कहती है मैं अपने ही घर में चोरी से खाती पीती हूँ। और नहीं तो क्या, दूध की मलाई सारी कौन चेक कर जाता है? ऊपर से बूम मारती है कि दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, इसलिए मलाई नहीं आती। बहू ने ओवल्टीन का डिब्बा लाके रखा था, आते जाते फंकी कौन मार जाता है? बंद कर, ये मेरा घर है, जो चाहे मैं करूँगी। घर की मालकिन तुम्हारी तरह चोर नहीं होती। ज्यादा बकेगी ना तो जुबान छीन बहन जी लूंगी। शांत हो जाइए। क्या समझ रखा है अपने आप को? चले जाओ यहाँ से, मुझे तेरी जैसी नौकरानी नहीं चाहिए। चुड़ैल, कमीनी, बुढ़ी। मेम साहब चुप हो जाओ। अब मैं समझ गई, तुम मुझे घर से निकालने पे क्यों तुली हुई हो। ये मेम साहब जो आ गई है ना, नौकरानी की तनख्वाह बचाने के लिए ये आपसे काम लेगी। राम 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 राम। सुना बहन, ये मुंबई नौकर भी मुझे इज्जत नहीं देते। ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ ना, कुछ काम नहीं कर सकती। नौकरों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। नहीं नहीं, तुम मेरी समझन हो, इस घर में रहने आई हो, भला घर का काम तुम्हें कैसे दे सकती? मैं अपने घर में काम नहीं करती थी क्या? हम लोग यही रहने के लिए आ गए हैं, तो ये घर हमारा नहीं है? वाह वाह बहन, तुम्हारा दिल तो दया का भंडार है, भंडार। आप आराम कीजिए, जाइए। तुम कहती हो तो आराम करना ही होगा। तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। अरे पढ़ाई बाद में हो जाएगी, पहले इधर आओ। चलो चलो इधर आओ। बैठो बैठो बैठो, आयो। सर, कल हमारा इम्तिहान है। काय का इम्तिहान हमें है? तैयारी करनी है। काय की? मैथमेटिक्स की। अरे मैथमेटिक्स तो सारा इन ताश के पत्तों में है। हमें नहीं आता सर। अरे मैं सिखा दूंगा। दीदी नाराज हो जाएंगी। ए चुटके, तू कहाँ चला? इधर आ, इधर आ, इधर आ। चलो उठाओ अपने बत्ते, शाबाश। अबे पिल्ले, इधर आ, हाथ से उठा। देखिए सर, मैं कोई पिल्ला विल्ला नहीं, आपकी तरह एक इंसान हूँ और मेरा नाम है शंकर। मुझे शंकर कहकर पुकारिए। अरे वाह, बात तो ऐसे करता है जैसे किसी डिप्टी कलेक्टर का बेटा हो। देखिए सर, आप मुझे इज्जत से पुकारेंगे तो मैं भी आपको इज्जत दूंगा। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अरे आँख किसे दिखाता है? तू चीज क्या है? एक मामूली नौकरानी का बेटा ही तो है ना। मगर बहू ने इसे ऐसे सर पर चढ़ा रखा है जैसे ये नौकरानी का बेटा नहीं, जैसे लाट साहब का है। ऐसा न कहिए माँ जी। अब तू इसकी मदद कर रहा है? चल बैठ, बैठ उधर। क्यों रे, सारा दिन इतना खाना खाता है, जरा सा काम करते हुए तेरे हाथ टूटते हैं। खाना तो आप
आप भी खाती हैं, वो भी असली घी का। आप क्या करती हैं? हाँ, क्या बात है मधु? हाँ, कुछ नहीं। कुछ तो है। वो तबीयत कुछ ठीक नहीं। तो छुट्टी ले लो ना आज। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुनिए, ऑफिस से लौटते वक्त मेरे लिए वो गोलियां ले आइएगा। कौन सी गोलियां? वही जो पहले भी आप लाए थे। मधु, उन गोलियों की फिर से जरूरत आ पड़ी है। मुझे शर्मिंदा मत करो मधु। उस दिन मैंने हालात से घबराकर बहुत बड़ी भूल की, मगर अब मैं वो गलती कभी नहीं करूंगा। मैं फिर से अपने बच्चे का कातिल नहीं बनूंगा। अपने बच्चे की खातिर मैं हालात का मुकाबला करूंगा। उस दिन जो मुझसे हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो मधु, मुझे माफ कर दो।